गृहस्थी की और सौरभ आपके साथ सतीश पुनिया मौजूद है, जरा उससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कल बड़ा उत्साह दिखा था दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, क्या कुछ कह रहे, जरा बात करिए वोटिंग प्रतिशत को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मतदान जो है वो कल खत्म हो चुका है और अब तमाम प्रत्याशी जो है वो एक रिलैक्स मूड में जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ वाइज जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसके बाद जीत हार के कयास जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार का मतदान हुआ है, क्या लग रहा है पार्टी को, किस तरफ जा रही पार्टी, जनता ने किस ओर जो है वो मतदान किया है? ज्यादा मतदान के दो पक्ष हैं। एक तो धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। दूसरा, पार्टियां भी प्रेरित करती है, उनका जो मशीनरी है, उनका जो तंत्र है, कार्यकर्ता भी बहुत सक्रिय होते हैं, जो कई बार जुनूनी लोग सरपंच की तरह चुनाव लड़ते हैं बूथ पे। तीसरा पक्ष है, इसके दो पक्ष हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक तो ये है कि जो सरकार होती है उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एक वोट लामबंद होता है जो प्रतिक्रिया के तौर पर ईवीएम तक आता है। दूसरा एक पॉजिटिव वोट है जो आने वाली किसी सरकार के पक्ष में जाता है। तो कुल मिलाकर मतदान का ज्यादा बढ़ना ये उसी चीज का संकेत है कि एक अलग अलग प्रक्रियाओं से लोग लामबंद होकर आते हैं और पोल करते हैं। लेकिन कांग्रेस यही बात करी कि जो गारंटियां हमने दी थी उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और लोगों ने इस कारण से बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। नहीं, कांग्रेस की गारंटी को देश ने बहुत पहले फेल कर दिया था, विफल कर दिया था। उन पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इस देश में बुनियादी विकास के दावे किए हुआ नहीं। वो वाजपेयी जी से शुरू हुआ और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। कांग्रेस के 55 साल के राज में राजस्थान का मतदाता उनसे इतना अजीज है कि आज पानी की, सड़क की, स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं से वो जूझ रहा है। उसका कारण विरासत में उसको बदहाली मिली है। ये इस तरीके की पॉपुलिस्टिक और सियासी चीजें, अशोक गहलोत इसके मास्टर आदमी हैं, करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ है, और यही उनके व्यक्तित्व का दोहरापन है। और इसलिए वो कभी किसी मॉडल की बात करेंगे, वो सक्सेस कभी होता ही नहीं है। उनको अपनी कुर्सी से मतलब है, पार्टी में अपनी पोजीशन से मतलब है, उनको जनता जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, और इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता। गारंटी देनी होती तो वो रोजगार देते। 19 में 18 में जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया था। पेपर लीक क्यों हुआ? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? आज महिलाओं की असमत क्यों लूटी गई? क्या गारंटी दी उन्होंने उनके बचाव की? इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो तो केवल एक विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करना था उनको, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की असफल कोशिश की। ये पब्लिक ने सब उनका चेहरा देख लिया, इसलिए उनकी गारंटी कहीं कोई अस्त्र के रूप में काम नहीं करेगी इस चुनाव में। लेकिन आप क्या मानते हैं कितनी सीटें बीजेपी ला रही? क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो तो कह रहे हैं कि 2013 से भी ज्यादा जो है वो बहुमत आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका और इसलिए मैं उस बात से मुकरूंगा नहीं, लेकिन मैं 150 प्लस की उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके का अंडर करंट है, यानी 125 से लेके 135 सीटें तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिखती हैं। वहां के जो विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशी की जो मेहनत परिश्रम थी, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से बिजली को लेके, खास तौर पर गाँव में जाइए आप, लोग इतने तंग थे पूरे 5 साल, वीसीआर भरी गई, बिजली की बड़ी जबरदस्त किल्लत थी। ये जो पेपर लीक है ये नौजवानों में बड़ा मुद्दा था, और इस पेपर लीक की रिएक्शन पक्की हुई है, कोई मतलब इसको रोक ही नहीं सकता कि वो जो साइलेंट वोटर था उसने जो कांग्रेस के खिलाफ बटन दबाया उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो कानून व्यवस्था है उसको नकार ही नहीं सकते। जिस गांव में हत्या हुई है उस पूरे गांव में दहशत है उसके कारण। राजधानी में जिस तरीके शूट आउट होता था कभी सोचा ही नहीं था। तो ये इन मुद्दों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मुद्दे अशोक गहलोत की फ्रीबीज पे और गारंटी पे भारी पड़ेंगे। आप पेपर लीक, बिजली, हत्या, इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ये देखने को मिला कि बीजेपी जो है वो इस चुनाव को सनातन और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इस पर बनाती हुई नजर आ रही थी। ये क्यों नहीं होगा? राम यहाँ मुद्दा है, एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है, उसके लिए संघर्ष हुआ, मंदिर बना, तो मंदिर आस्था से जुड़ा मसला, उस पर यदि लोग वोट करते हैं तो क्या गलत है? सनातन पर यदि लोग टिप्पणी करते हैं और उसके खिलाफ लामबंद होते हैं तो क्या गलत है? राष्ट्रवाद पर अपने देश को सब पसंद करते हैं, अपनी माटी को, संस्कृति को सब पसंद करते हैं। तो भारत का आदमी, भारत का बहुसंख्यक हिंदू यदि अपने अधिकारों की बात करेगा तो गलत क्या है इसमें? और इसलिए दुनिया के जितने मानवाधिकारी लोग बात करें तो कश्मीरी पंडितों की जब हत्या होती है तो मानवाधिकार उनका भी है। मेवात में यदि किसी दलित के साथ यदि बुरा होता है तो उसके भी मानवाधिकार है। इसलिए तो मुद्दे होंगे ही होंगे, और इसलिए दो चीजों पर चुनाव लड़ाया गया, विचार पर, व्यवहार पर और विकास पर। विचार राष्ट्रवाद का, व्यवहार मोदी जी का, और विकास भारतीय जनता पार्टी का जो एश्योरेंस है कि हम आएंगे तो सुशासन लाएंगे।
अब चूंकि देखिए चुनाव मतदान तो हो चुका है, अब ईवीएम में पूरी कैद हो चुका है सब कुछ। अब आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, क्या मानते हैं कुछ कमियां की ओर आपका ध्यान गया कि ये चीज ऐसी रही जहां पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत थी? क्योंकि टिकटों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जरूर की हैं। नहीं, देखिए, हमें 200 सीटें जीतनी भी नहीं थी, नहीं तो चुनाव ही कैंसिल हो जाता। लेकिन ये एक परिपाटी है कि 163 भी जीती हैं, तो अच्छा प्रबंधन, अच्छा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई मिशन में ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई ह्यूमन एरर नहीं होती, होती होगी, लेकिन वो अभी कैमरे के सामने बताने के लिए नहीं है। जब बैठेंगे तो एक एक सीट का जब आकलन करेंगे तो हो सकता है कि आगे के भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाए कि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे भविष्य में लोकसभा का भी चुनाव मुस्तैदी से लड़े और आगे लोक विधानसभा का जब चुनाव है और ताकत से लड़े। तो स्वाभाविक है वो जो कमियां रही होंगी वो ह्यूमन एरर है। अच्छा, एक और सवाल बता दीजिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि 150 सीटें आएंगी, अगर 150 सीटें आती हैं तो फिर एक सवाल ये बनेगा ही बनेगा कि बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा जो है वो कौन होने वाला है? कमल का फूल होगा। कमल का फूल तो होगा ही, लेकिन किसी एक को तो ताजपोशी करानी होगी। वो तो जब संसदीय दल तय करेगा या पार्टी का आलाकमान जिसको तय करेगा उस पर सब एकमत है, सबने एकमत होकर चुनाव लड़ा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो फिर नेतृत्व का तो कोई अब ये प्रश्न ही नहीं है। वो जो पार्टी जो तय कर देगी उसकी जिंदाबाद हो जाएगी, लेकिन कौन होगा ये अभी भविष्य का एक काल्पनिक प्रश्न है। इसका अंदाज लगाया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, गॉसिप हो सकती है, पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो चर्चा बेमानी सी होगी, क्योंकि जब ये तय हो गया कि संसदीय दल को तय करना, तो संसदीय दल किसके मन में क्या ये किसको पता भी। लास्ट सवाल, आप आमेर से प्रत्याशी भी रहे, आमेर में किस प्रकार की स्थिति है? क्योंकि वहां पर बता रहे हैं कि 3% वोटिंग जो है वो कम हुई है, ये किस ओर इंगित कर रहा है? नहीं, वहां परसेंटेज इस बार जो थोड़ी बहुत कहीं कम हुई होगी, तो एक तो दीपावली बड़ा कारण था, दूसरा 23 तारीख को देवोत्थान एकादशी के बहुत सारे विवाह समारोह होते हैं जिसके लिए लोग अभी भी इंगेज थे, तो वो कोई इंडिकेशन नहीं है, वो तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा, अब लास्ट एक और सवाल बताइए, किस प्रकार से रिलैक्स कर रहे हैं? क्योंकि बहुत भागादौड़ी हो चुकी है, अब मतदान हो चुका है। नहीं, मैं तो 365 दिन 24 घंटे का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कोई रिलैक्स नहीं कर रहा। मैं तो अभी 350 किलोमीटर और ट्रैवल करूंगा, अभी जोधपुर जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है सतीश पूनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसके बाद बीजेपी 150 सीटें लाती हुई नजर आ रही है।